नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए समान हिंदी को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। मैं सभी चैप्टर को पहले उसके जो थ्योरी पार्ट होते हैं उसको अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद अभ्यास प्रश्न को करवाऊंगा, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले मैं वर्णमाला चैप्टर को सॉल्व करवा चुका हूं, इसका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब अगला चैप्टर हम लोग लेते हैं संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा को देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा के थ्योरी पार्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग इसके सभी पार्ट को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। अब हम लोग समझते हैं कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती हैं उनके बारे में। तो देखिए, पहला है व्यक्तियों के नाम जो होते हैं, जैसे देखिए तुलसीदास, महेश, राम आदि। दूसरा है नदियों के नाम, जैसे देखिए गंगा, गंडक, यमुना। तीसरा है झीलों के नाम, जैसे डल झील जो होता है, बैकाल झील जो है। चौथा है समुद्रों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है। पांचवा है पहाड़ों के नाम, जैसे आल्पस एक पहाड़ होता है, विंध्य एक पहाड़ होता है, हिमालय एक पहाड़ होता है, इनके नाम। उसके बाद छठवां देखते हैं गांवों के नाम। तो रेवाडा दी है, पांडेपार, कोटवा, यह सभी संज्ञा हैं। सातवां देखते हैं नगरों के नाम, जैसे जौनपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया आदि। अब अगला देखते हैं। अगला है 8वां नंबर, जैसे देखिए सड़कों के नाम, दुकानों के नाम, प्रकाशनों के आदि के नाम, जैसे अशोक, राजपथ, परिधान आदि का नाम भी संज्ञा होता है। तो वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और 9वां है महादेशों के नाम, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 10वां है देशों के नाम, जैसे चीन, भारतवर्ष, रूस, यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। 11वां है राज्यों के नाम, जैसे उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और 12वां है पुस्तकों के नाम, जैसे रामचरितमानस, सूरसागर आदि, यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। 13वां है पत्र पत्रिकाओं के नाम, जैसे दिनमान, अवकाश, जगत, यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। 14वां देखते हैं त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, जैसे गणतंत्र दिवस, बलिदान दिवस, रक्षाबंधन दिवस, शिक्षक दिवस, होली, गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हो गया। 15वां है ग्रह नक्षत्रों के नाम, जैसे चंद्र, रोहिणी, सूर्य, यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। 16वां है महीनों के नाम, जैसे अश्वनी, कार्तिक, जनवरी आदि। और अगला देखते हैं। अगला है 17वां दिनों के नाम, जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया। तो हम लोग इसको देखकर एक डिसीजन पे गए हैं। जैसे देखिए, संसार में जितने भी वस्तु हैं उनमें से एक वस्तु रहना चाहिए, उसके जैसा और भी कोई वस्तु या कोई चीज नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए सोमवार है, तो कभी कहीं सोमवार है नहीं न है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब सिर्फ एक रहना चाहिए, इसके जैसा और कुछ भी ना रहे, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे राम का नाम हो गया, तो राम एक ही हैं कि और भी हैं, तो इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यह ग्रह हो गया अश्वनी, तो अश्वनी और कोई ग्रह नहीं न है, नहीं महीना है, महीनों के नाम, जैसे कार्तिक हो गया, जनवरी हो गया, तो अश्वनी और कहीं नहीं आता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ यही है कि वो अपने आप में बस अकेला दर्शाता हो, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो इसके बारे में समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य।
जैसे मान लीजिए गाय है तो गाय में कई जाति होती है। एक मुर्रा गाय होता है और ऐसे ऐसे मतलब कई जात की गाय होती हैं। और जैसे नदी हो गया, जैसे नदी का नाम नहीं इसमें, जैसे नदी हो गया तो नदी में कई सारी नदी आ जाएंगी। जैसे गोदावरी नदी हो गई, महानदी हो गई, उसके बाद गंगा नदी हो गया। तो इसलिए इस जाति को इसमें दर्शा रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जातिवाचक संज्ञा उसको कहेंगे जो एक ना होकर बहुत सारे जातियों को दर्शाता हो, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें और भी दिया है, जैसे देखिए गाय किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु यह शब्द संपूर्ण गो जाति के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें मनुष्य जो दिया है, मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित न कर पूरी मानव जाति का बोध कराती है। जैसे देखिए मनुष्य में क्या नाम है, जैसे देखिए मनुष्य में कोई राम हो गया, कोई श्याम हो गया, ऐसे में कई मनुष्य के नाम हम हो गए। इसी तरह से यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें कौन कौन सा आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। जैसे देखिए इसमें पहला है पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम। जैसे देखिए खटमल को, गाय को, घोड़ा को, चील को, मैना को हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कहेंगे। अगला दूसरा है, जैसे देखिए फलों, सब्जियों, फूलों के नाम। जैसे देखिए आम, इसमें आम है तो आम में कई आम होते हैं। एक लंगड़ा आम होता है, एक गोला वाला आम होता है, ऐसे कई प्रकार के आम होते हैं। जैसे देखिए एक दशहरी आम भी होता है। और इसमें केला है, केले में भी बहुत जाति होते हैं। एक परवल होता है, पालक, एक पालक जूही आदि। तीसरा है पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के सामान। जैसे कुर्ता हो गया, जूता हो गया, तकिया हो गया, तोशक हो गया, धोती हो गया, साड़ी हो गया। जैसे देखिए इसमें कुर्ता कई प्रकार का होता है, जूता भी कई प्रकार का होता है, तकिया भी कई प्रकार का होता है। इसमें साड़ी आप लोग जानते ही हैं, एक बनारसी साड़ी होता है, ऐसे ऐसे कई प्रकार के साड़ी होते हैं। अगला है चौथा अन्न मसाले। जैसे मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम। जैसे देखिए गेहूं कई किस्म के होते हैं, चावल भी कई किस्म के होते हैं, जलेबी भी कई किस्म के होते हैं, तेजपात, रसगुल्ला आदि। पांचवा है विभिन्न सामग्रियों के नाम। जैसे अलमारी भी कई प्रकार होता है, कुर्सी भी, घड़ी, टेबुल आदि। अगला है छठवां, जैसे सवारियों के नाम। जैसे देखिए नाव हो गया, मोटर हो गया, रेल हो गया, साइकिल हो गया आदि। सातवां देखते हैं संबंधियों के नाम। जैसे देखिए बहन हो गई, भाई हो गई आदि। आठवां है व्यवसायिकों, पदों एवं पदाधिकारियों के नाम। जैसे देखिए इसमें दर्जी हो गया, धोबी हो गया, भंगी हो गया, राज्यपाल हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों का बोध कराती है। जैसे देखिए गिरोह हो गया, झब्बा हो गया, झुंड हो गया, दल हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया। जैसे देखिए समूहवाचक का मतलब है कि ना कोई एक व्यक्ति हो, जैसे इसमें कई प्रकार के मतलब लोग हों, उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे देखिए जैसे गिरोह हो गया, जैसे कहीं चोरी होता है तो उस गिरोह ने वहां चोरी किया था, मतलब एक लोग ना मिलकर कई लोग। जैसे झुंड, झुंड में जैसे जैसे नहीं थी है कि शेर अकेला रहता है और सियार झुंड में आते हैं। इसी तरह झुंड एक दल हो गया, सभा हो गया। जैसे नेता का जो सभा होता है इसमें कई लोग होते हैं तो सभा हो गया। उसके बाद सेना होता है, सेना एक नहीं कई लोग सेना होते हैं आदि। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का, उनके समूह का बोध कराते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला है चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। जैसे देखिए इसमें घी हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी घी है और एक किलो घी भी घी है। किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे, उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली आदि जो कह लें। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं।
अब अगला देखते हैं, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो इसके बारे में समझते हैं। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के जो धर्म या गुण का बोध कराती है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए, अच्छाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मिठास हो गया, लंबाई हो गया, वीरता हो गया। जैसे भाववाचक का अर्थ ये होता है कि वो न दिखाई देगा न सुनाई देगा, मतलब अपने आप में एक भाव का प्रकट होगा। जैसे देखिए, कोई कहता है कि राम में बहुत अच्छाई थी, तो अच्छाई कहीं दिखाई दी है? वह एक भाव को प्रकट करता है कि राम बहुत अच्छे थे। चौड़ाई हो गया और मिठास, जैसे हम लोग लड्डू खाते हैं तो वह बहुत मीठा होता है, तो मिठास कहीं दिखाई देता है? नहीं ना। तो मिठास भी एक भाव होता है कि भाव हो गया। वीरता होता है, जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें कोई वीरता दिखा रहा है, तो वीरता, वो तो युद्ध कर रहा है लेकिन वीरता उसको दिखा रहा है कि कितना वीर है, वीर तरह से भाव का प्रकट करता है कि भाव दिखा रहा है। तो हम लोग 5 प्रकार के संज्ञा को देखे हैं। अब अगला हम देखते हैं, भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समावष्टि होते हैं। जैसे देखिए, भाववाचक से देखिए, इसमें पहला होता है गुण। गुण एक भाववाचक संज्ञा है। तो गुण में क्या क्या दर्शाता है? जैसे देखिए, कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य, यह दिखाई नहीं देगा, अपने आप में एक भाव प्रकट करता है। दूसरा है एक भाव, जैसे कृपणता, मित्रता, शत्रुता आदि। तीसरा है अवस्था, जैसे जवानी हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया आदि। यह सभी भाववाचक संज्ञा हैं। अगला चौथा देखते हैं, जैसे देखिए, माप। माप हो गया ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, यह सभी भाववाचक संज्ञा हैं। पांचवा है क्रिया, जैसे दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई आदि भाववाचक संज्ञा हैं। छठवां देखिए, गति, जैसे फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि। सातवां है स्वाद, कड़वापन, जैसे कसैलापन, तितास, मिठास आदि। यह सभी भाववाचक संज्ञा हैं। आठवां है अमूर्त भावनाएं, जैसे देखिए करुणा, क्षोभ, दया आदि। यह सभी भाववाचक संज्ञा हैं। तो हम लोग जो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग अब देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना। जैसे देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रायः सभी शब्द भेदों से होते हैं। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा से हम लोग कैसे करेंगे? जैसे देखिए, जो नर होता है, नर का भाववाचक संज्ञा होगा नरता। नारी से भाववाचक संज्ञा होगा नारीत्व। और बूढ़ा संज्ञा से होगा भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। मनुष्य से होगा मनुष्यता भाववाचक संज्ञा। अब आगे आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। जैसे देखिए, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको हम लोगों को भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो राम से रामत्व हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और यह भाववाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है रावण, और भाववाचक संज्ञा हो जाएगा रावण, रावण। तो अब अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इससे हमें भाववाचक संज्ञा बताना है, तो शिवत्व हो जाएगा। अब अगला देखते हैं सर्वनाम से। जैसे देखिए, अपना एक सर्वनाम है, तो इससे भाववाचक संज्ञा बताना है, तो अपनत्व होगा, अहम से अहंकार होगा, मम से ममता होगा और ममत्व भी होता है। उसके बाद विशेषण से बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए, कठोर से कठोरता होगा, गुरु से गुरुता होगा, चौड़ा से चौड़ाई होगा, बहु से बहुतायत होगा, सुंदर से सुंदरता होगा, सौंदर्य होगा आदि। अब पांचवा देखते हैं क्रिया से। जैसे देखिए, खेलना खेल हो जाएगा, दिखाना दिखावा हो जाएगा, पढ़ना पढ़ाई हो जाएगा, बचना बचत हो जाएगा, बुझना बुझावल हो जाएगा, मारना मार हो जाएगा, मिलना मिलाप हो जाएगा आदि। एक अवयव होता है, अवयव से देखिए, अवयव जैसे समीप हो गया तो सामीप्य, दूर से दूरी आदि। यह सभी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो हम लोग थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग अब अभ्यास प्रश्न को करेंगे। मैंने इस अभ्यास प्रश्न में टोटल 55 प्लस क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, हमारा पूरा टोटल कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा संज्ञा शब्द है। तो देखिए, आप लोग अपने आप से इसका आंसर देते रहिएगा, जिससे आपका प्रेस्टिक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का सी। जैसे देखिए, आप जो है, यह कौन सा संज्ञा होगा? तो देखिए, इसमें आकाश आंसर हो जाएगा, क्योंकि आकाश न व्यक्तिवाचक है, न जातिवाचक है, न भाववाचक है, न समूहवाचक है, न गुणवाचक है।
और इसमें देखिए चलना एक भाववाचक संज्ञा है, लंबा भी भाववाचक संज्ञा है, और आप व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब अगला देखते हैं। अगला दूसरा है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो देखिए इसमें संज्ञा शब्द बताना है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उपयुक्त शब्दों में से पहाड़ संज्ञा शब्द है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशिष्ट वस्तु, भाव अथवा जीव के नाम का बोध होता है। इसे देखिए, इसमें संज्ञा के भेद बताए गए हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, मैंने ऊपर डिस्कस किया था। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर एक बार आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, संज्ञा का भेद नहीं है। इसमें बताना है कि संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है। तो आप लोग आंसर एक बार जरूर दीजिएगा। इस देखिए, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। जैसे देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर जो लेखक है वह सही हो जाएगा, क्योंकि यह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब एक ही होता है। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ था बौद्ध का, वह एक ही था। उसके बाद भारत एक ही देश है, गंगा एक ही नदी है। तो इसलिए लेखक जो है वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दे दिया है, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए, लेखक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि त्रिपिटक, भारत तथा गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें बताना है। जैसे देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मोहन, ऑप्शन सी दिया परिश्रमी, और ऑप्शन बी दिया है बालक, ऑप्शन डी दिया ईमानदार। तो इसमें से हमें बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। परिश्रमी तो इसमें भाव प्रकट करता है, तो यह तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद बालक, बालक एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और ईमानदार, ईमानदार में गुण होता है, मतलब यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका घर जिस शहर में है। तो इसमें बताना है कि शहर संज्ञा का कौन सा भेद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दिए हैं। तो देखिए, शहर जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ समझते हैं, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम कहने से एक व्यक्ति को, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका आंसर आप लोग अपने आप से देते रहिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोंगर। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें देखिए, डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। छोटे पहाड़ को छत्तीसगढ़ी बोली में डोंगर कहा जाता है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेष व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इस विकल्प में बताना है कि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा अपने आप से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, राम, रामचरितमानस यहाँ काम रहेगा। राम एक ही है, रामचरितमानस जो ग्रंथ होता है एक ही है, गंगा नदी एक ही है, और सभी अलग अलग हैं। जैसे देखिए, कृष्ण एक है, कामायनी भी एक है, लेकिन मिठास जो है यह भाववाचक संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों है, लेकिन यह भाववाचक संज्ञा है। लखनऊ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और आम जातिवाचक संज्ञा होगा, और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ दिया है ममता, ममता भी भाववाचक संज्ञा होगा। वकील जातिवाचक संज्ञा होगा।
अब अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्न में से संज्ञा शब्द है, इसमें बताना है कौन संज्ञा शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा संज्ञा शब्द है। जिसे देखिए, गंगा संज्ञा शब्द है जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गांगी, काशी आदि। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, बताना है इसमें कि जो घर है, पहाड़ है, नदी, यह किस संज्ञा के भेद में आएगा। तो देखिए, इसमें देखिए जो घर होते हैं, घर कई प्रकार के होते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा भी होगा। पहाड़, पहाड़ भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ भी जातिवाचक संज्ञा होगा। जो नदी होता है, नदी भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना, सरस्वती, इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12। प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। तो हमें बताना है कि यह किस प्रकार का संज्ञा है। तो आप लोग अपने आप से इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। जिसे देखिए, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्मचारी। यह भाववाचक संज्ञा है, मिठास। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। इसमें जातिवाचक पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पशु चर रहे हैं, रेखांकित रेखांकित पद हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, जैसे पशु के बारे में बताना है कि यह कौन सा संज्ञा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ रेखांकित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, इसमें बताना है कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो आप लोग इसका एक बार आंसर जरूर देंगे। यह उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजदूर। इसे देखिए, यस यस यहाँ भाव का प्रकट कर रहा है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चतुरता भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें बताना है कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक। पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसे देखिए, ऊपर दिया है सहसव, यह भाववाचक संज्ञा है। लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है। लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है तथा पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अतः पुस्तक को छोड़कर अन्य सभी विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, उपयुक्त वाक्य में जयचंदो किसी व्यक्ति का नाम ना होकर वस्तुतः कुछ व्यक्तियों में विश्वासघाती व्यक्तियों का बोध करता है। कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण वर्ग विशेष के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे देखिए, भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसका आंसर आप लोग एक बार जरूर दीजिएगा अपने मन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। इसे देखिए, कवि जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो इसलिए बी यहाँ होगा। यह जातिवाचक संज्ञा है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें बताना है कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वकील एक जातिवाचक संज्ञा है। इस देखिए वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें व्यवसाय संबंधियों पदों कार्यों आदि को शामिल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गाय गाय कौन सी संज्ञा है? तो यह भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे देखिए गाय जातिवाचक संज्ञा है। इसे देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए संबंधियों के नाम, व्यवसायों तथा पदों एवं कार्यों के नाम, भाई मंत्री माली जुलाहा ठग। प्राकृतिक तत्वों के नाम यह भी जातिवाचक होंगे, जैसे देखिए भूकंप सुनामी ज्वालामुखी, यह जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षियों के नाम जैसे देखिए गाय मोर घोड़ा तोता बुलबुल इत्यादि, यह भी जातिवाचक संज्ञाओं के नाम होंगे। अगला है वस्तुओं के नाम, जैसे देखिए यहाँ घड़ी हो गया, घड़ी भी जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक भी, चरपाई कुर्सी आदि सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? इसमें बताना है कि संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यह क्वेश्चन यूपीएसआई एग्जाम 2017 में आया था। इसे देखिए जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखिए गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर एक बार आप लोग अपने आप से जरूर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। देखिए जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए घर पर्वत मनुष्य नदी मोर सभा आदि। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें बताना है कि लहर किस प्रकार की संज्ञा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? इसका आंसर एक बार आप लोग जरूर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अब अगला है 26। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमीरी। अगला क्वेश्चन है 27। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इसमें बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है, दौड़ है या सुश्री है या प्रथम है या हिमा दास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दौड़। दौड़ में भाव प्रकट होगा इसलिए दौड़ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इसमें दिया है नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगी। योगी में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 29। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। यह यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरित्र। चरित्र में भाववाचक संज्ञा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो इसका आंसर एक बार आप लोग जरूर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। प्रेम एक भाववाचक संज्ञा होगा। यह यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है 31। शैशव शब्द संज्ञा शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा शब्द है। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 32। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे देखिए उसमें गुण भी होगा, दोष में दोष भी होगा, दशा भी होगा, का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। और अगला क्वेश्चन है 33। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो इसका आंसर एक बार आप लोग जरूर देंगे अपने मन से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बपौती।
अब अगला क्वेश्चन है 34, उचित का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसका आंसर एक बार अपने आप से आप लोग जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औचित्य। अब अगला क्वेश्चन है 35, निजत्व संज्ञा शब्द है। तो इसका आंसर एक बार आप लोग जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है 36, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापा बताना है, रेखांकित है, रेखांकित शब्द का की संज्ञा बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा होगा बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन है 37, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद होगा? तो यह भी भाववाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन है 38, पशुता शब्द उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह भी भाववाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन है 39, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। अगला क्वेश्चन है 40, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? तो इसका आंसर एक बार आप अपने आप से जरूर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनता है। अब अगला क्वेश्चन है 41, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसमें बताना है कौन सा भाववाचक संज्ञा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी। बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है 42, इनमें से भाववाचक संज्ञा बताना है कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंता। अगला क्वेश्चन है 43, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। इसका आंसर एक बार आप लोग जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थकावट। अगला क्वेश्चन है 44, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो इसका आंसर एक बार आप अपने आप से जोड़ देंगे। यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। अगला क्वेश्चन है 45, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। इसमें मानव का भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मनुष्यत्व। नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, मानवता। ये ऑप्शन नंबर गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवता। ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन है 46, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सुंदरता और सौंदर्य। अगला है 47, निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागरण। अगला क्वेश्चन है 48, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का भेद बताना है। तो इसमें रेखांकित यहाँ होगा, इसका बताना है हमें कौन सा यह संज्ञा का भेद है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। ये ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है, भाववाचक संज्ञा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरियाली है। इसमें बताना है कि जातिवाचक है, समूहवाचक है, या भाववाचक है, या विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? इसमें बताना है कि सभी कौन सा भाववाचक संज्ञा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है? राम है, या सुरेश है, या निर्वाह है, या मित्रता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्रता। अब अगला क्वेश्चन है 52, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेना। सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, यह यूपीएससी द्वारा किसमें पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है 53, इनमें से बताना है कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जैसे इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दौड़। दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है और सभी समूहवाचक संज्ञा है। अब अगला क्वेश्चन है 55, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है, जिसे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभा। सभा एक संज्ञा शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है 55, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक संज्ञा।
ये देखिए तेजाब शब्द में द्रववाचक संज्ञा है। वस्तुतः जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए सोना, दूध, पानी, चांदी, तेल इत्यादि सभी प्रकार की संज्ञाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो यह था आज का सेशन। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें आगे और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं।